हेलो दोस्तों, मैं संजय पाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आज हमें ज्ञात है कि 2021 के लिए हम पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और पीटी के लिए सिक्योर की हिस्ट्री में से आज मैं मध्यकालीन का एक चैप्टर उठा रहा हूँ, एक टॉपिक उठा रहा हूँ जो आप लोगों को आशा है कि पसंद आएगा। तो अगर पसंद आता है तो शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए। ओके, आज बात करेंगे हम मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत में हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत में हमें बात करनी है गजनी साम्राज्य और अहमनी वंश की। गजनी साम्राज्य की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, किसने की, ये हमें जानकारी लेना है। जो यामी वंश है, गजनी वंश को और गजनी साम्राज्य को यामी वंश क्यों कहा गया है, हमें इन सब चीज़ों की जानकारी लेना है। इसमें जो मेन टॉपिक होता है, कहानी क्या है, थोड़ा सा मैं हिंट बता दूँ। कहानी महमूद गजनवी की है कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए, महमूद गजनवी भारत आया, क्यों आया, क्या उद्देश्य थे उसकी। तो इसकी पूरी हमें इसकी कहानी को खोजने के लिए इसकी जड़ तक पहुंचना हमारे लिए बहुत उपयोग होगा। चलिए बात कर लेते हैं। एक घटना घटती है कि 932 ईस्वी में एक कंडीशन घटती है कि 932 ईस्वी में एक घटना घटी कि जो अल्पगीन थे, एक क्या थे, अरब देश में एक छोटे से किसी राज्य में किसी के दास हुआ करते थे। लेकिन उस दास का महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिला कि ये दास थे, लेकिन इन्होंने वहां पर एक छोटे से साम्राज्य की स्थापना की जिसका नाम गजनी पड़ा। उनका नाम अल्पगीन तुर्क सरदार था और उन्होंने गजनी वंश या गजनी साम्राज्य की स्थापना 932 ईस्वी में की। और स्थापना करने के बाद जब आपको पता होगा कि जब राज्य बनेगा तो उसकी राजधानी भी बनेगी, तो उन्होंने एक राजधानी, इसकी राजधानी गजनी वंश को ही कर दी। तो इधर से क्वेश्चन आता है कि गजनी वंश की राजधानी किधर थी, तो हमें क्वेश्चन है गजनी वंश की राजधानी गजनी ही हुआ करती थी। इन्होंने इतना किया, जब इन्होंने साम्राज्य विस्तार कर लिया, साम्राज्य बना लिया, एक छोटा सा राज्य था गजनी वंश, वहां पर इन्होंने शासन करते रहे। लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु के पश्चात वहां पर जब इनकी मौत होती है, इनकी मृत्यु के पश्चात वहां उस साम्राज्य पर कंडीशन यह अप्लाई हो जाती है कि जब अल्पगीन साहब की मृत्यु हो जाती है, जब भाई साहब चले जाते हैं ऊपर, इनकी मृत्यु हुई तो अब तो क्या है, राजा बनेगा। राज्य बना तो राजा तो देखो बनना ही बनना है। इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु के पश्चात प्रीतगीन शासक एक और अलग एक शासन काल में शासक बन जाता है। इनकी मृत्यु के पश्चात जिसका शासन का टाइम पीरियड रहता है 972 से 977 ईस्वी या BC 4। तो ये जो इधर हम देख लेते हैं कि इतना इसका शासनकाल रहा। अब ये तो हुई इसके शासकों की बात, लेकिन इधर एक कंडीशन आती है कि जो अल्पगीन भाई साहब थे, जो तुर्की तो सरदार थे, पंजाब में एक घटना क्या घटी, पंजाब में घटना घटी कि पंजाब में शाही वंश पंजाब में क्या घटी। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि अल्पगीन तुर्क सरदार था,
तुर्गेत था लेकिन सरदार था। सरदार था तो पंजाब में भी सरदार रहते हैं, आपको ज्ञात होगा। तो पंजाब में उस टाइम पे क्या था कि शाही वंश था और उन्हीं का राज चलता था। तो जो पंजाब में शाही वंश था उनका राज चल रहा था, तो पंजाब में पूरे पंजाब का शासक था कि पंजाब का शासन कौन संभाल रहा था, तो बात आती है कि जयपाल राजा संभाल रहे थे, जो कि एक शाही वंश के राजा थे, हिंदू राजा था। और वो क्या है, वहाँ के जयपाल राजा उसको संभाल रहे थे। ठीक है, बात आती है यहाँ तक कि थोड़ी मैं मिटा दूं इसको। तुर्की शासक अल्पतदीन का एक प्रमुख दास था जिसका नाम सुबुक्तगीन था। ये तो इनका दास रहा। पहले तो था ये दास, आपने पहले क्या था, इनका सबसे खास दास था। इसका सबसे पहले दास था सुबुक्तगीन। आपने फिल्मों में कई वगैरह वगैरह फिल्मों में देखी होगी आपने, जो साउथ की मूवी होती हैं, कि एक्चुअली में होता क्या है कि वही क्या होता है कि जो नौकर होता है वो जो हीरो का रोल निभा रहा होता है, वो लास्ट टाइम में जाके मालक की लड़की के साथ शादी कर लेता है, मालक उसे अपना दामाद बना लेता है। पूरी फिल्म का सीन ही कुछ अलग हो जाता है। इस प्रकार घटना इधर होती है कि जो पहले तो दास रहा, लेकिन जैसे भी नजरें इसकी लड़की के साथ चलाता रहा, जैसे भी जो कुछ हुआ भगवान जाने क्या हुआ, और इनका दामाद बनकर गद्दी पर बैठ गया। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है और प्रीतगीन साहब गद्दी पर थे और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जब इसकी गद्दी पर बैठता है तो गजनी की गद्दी पर है 977 ईस्वी में बैठ जाता है। 977 ईस्वी में बैठ जाता है। दामान था, दास भी था सुबुक्तगीन, और वहाँ के जो गजनी का सम्राट जो शासक बना। बात इधर आ जाती है शासक की, भैया शासक तो बन गया, अब लेकिन करना क्या है, तो इसने क्या है, दो इसको पुत्रों की प्राप्ति हुई। इनके दो पुत्र हुए, पहले का नाम था इस्माइल और दूसरे का नाम था महमूद। ओके, इस्माइल था, महमूद था, इन्हें दो पुत्र रत्न प्राप्त हुई। अब पुत्र रत्न प्राप्ति हो गई तो भैया पुत्र हुए हैं, क्या हुए हैं, पुत्र हुए हैं। तो कोई तेज बुद्धि का होता है, कोई कम बुद्धि वाला होता है, तो यहाँ कंडीशन अप्लाई हुई कि महमूद जो था वो बहुत तेज बुद्धि का था। और इधर की बात कर रहे हैं कि जो इस्माइल की बात करते हैं, तो ये बड़ा था लेकिन इसमें कम दिमाग हुआ करता था। तो भैया इनके दो पुत्र हुए, हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। तो इसकी जो जन्म तारीख है वो 1 नवंबर 971 ईस्वी में इसका जन्म हो गया था। जब इसका 1 नवंबर 931 में जन्म हुआ तो इसके पिताजी का राज्य कहाँ चल रहा था, इसके पिताजी का राज कहाँ चल रहा था, 977 ईस्वी में चल रहा था, लेकिन कहाँ चल रहा था, सुबुक्तगीन का गजनी साम्राज्य पर। तब उस टाइम पीरियड में यह है उस टाइम पर एक खुरासान का एक शासक बना। अपने जब इनके पिताजी का एक राज्य चल रहा था, एक साम्राज्य था पिताजी के नाम, तो भैया जे भाई साहब का अपना निकले जे जाके खुरासान में शासक बन गए, खुरासान का शासक बन गया। इस्माइल था, इस्माइल अपने पास ही रह गया। चलिए इधर इस्माइल और खुरासान की बात कर लेती है। जे इधर था खुरासान में बन गया, इसकी लिंकें जो भी थी अपनी जुगाड़ लिंकिंग करता रहा, कोई दिक्कत नहीं, सब चलता रहता है। ठीक है, इधर मैं साफ कर दूं थोड़ी। ओके, ठीक है। अब ये खुरासान का शासक तो बन गया, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि जब ये 27 वर्ष का होता है, जब ये 27 वर्ष की आयु, मतलब 71 में जन्म होता है, तो 998 आता है, 998 ईस्वी में गजनी साम्राज्य इधर बात कर लेते हैं। 27 वर्ष का हुआ तो ये गजनी की साम्राज्य की गद्दी पर बैठ जाता है। 27 वर्ष की अवस्था में ये गजनी साम्राज्य पर बैठ जाता है, जिसका टाइम पीरियड रहता है 998 ईस्वी। जब ये गजनी की साम्राज्य पर बैठता है, गजनी गद्दी पर बैठता है, वहाँ का शासक बनता है। तो इसकी मुलाकात किससे होती है, तो जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनी है, तो इस महमूद गजनवी की मुलाकात किससे होती है, तो इसकी मुलाकात वहीं पर एक राज्य था जिसे बगदाद बोलते थे,
बगदाद के खलीफा हल बिल्लाह है। ये इतना चालू दिमाग का था, इतना चालू पुर्जा का था कि इसने बगदाद के खलीफा से मित्रता कर ली, उससे मुलाकात हुई, जैसी भी कंडीशन में मुलाकात हुई, इसने कैसे भी कारनामे किए कि उनसे मुलाकात हुई। यहाँ पर जो खलीफा शब्द आया है, यहाँ पर जो खलीफा शब्द आया, मैं खलीफा शब्द का अर्थ बता दूं कि जिस प्रकार हिंदुओं में हिंदू धर्म होता है, जिस प्रकार हिंदुओं में हिंदू धर्म के गुरु होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, उसी प्रकार इस्लाम धर्म में भी खलीफा को उस टाइम पे धर्म गुरु माना जाता था। धर्म गुरु इस्लाम धर्म में उस पर माना जाता था, लेकिन उस टाइम में कुछ दिनों तक इस्लाम में धर्म गुरु चले, लेकिन जो खलीफा था वो भी एक राजनीतिक शब्द बन गया था, क्योंकि उसमें फिर राजनीतिक भी कुछ बातें होने लगी थी। चलो यहाँ तक की बात खलीफा की होती। तो भैया जब इतनी कंडीशन हुई तो आपको हम बता दें कि खलीफा साहब ने कहा कि जब अब तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए भैया, तो महमूद भाई साहब को, महमूद गजनबी को इन्होंने 3 उपाधियां दे दी, अब वो 3 उपाधियां दी, तो पहली जो उपाधि थी वो थी यामनी उद्दौला की, दूसरी उपाधि थी ये 3 उपाधि भाई साहब जी को मिल गई है। किसने दे दी थी? जी दे दी थी बगदाद के खलीफा जी ने। कहा पहली उपाधि उद्दौला की, आमनी उद्दौला की उपाधि जो कि महमूद गजनबी को मिली, दूसरी उपाधि उसे अल-मिल्लाह की उपाधि मिली, और तीसरी उसे सुल्तान भी कहा गया। तो इधर से क्वेश्चन जो कंटेक्ट होता है, तो क्वेश्चन क्या बनता है कि पहला भारत में उसमें सबसे पहले किसे मतलब इस्लाम धर्म में सुल्तान की उपाधि धारण मिली है, तो बात आ जाती है कि महमूद गजनवी को सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने को मिली है। जब इन्होंने उपाधियां धारण कर ली, अपने भाई को बंदी बना लिया और खुद राजगद्दी पर बैठ गया, शासन करने लगा, कंडीशन क्या हुई? कंडीशन हुई कि एक महान इतिहासकार हुए, जिनका नाम था सर एलियट। एक जो महान इतिहासकार हुए, जिन्होंने इनके अनुसार इन्होंने बताया है संक्षिप्त में, इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है संक्षिप्त में कि जो महमूद गजनवी था, इसने भारत पर कम से कम 17 बार आक्रमण किए। कितने बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए, और 17 बार ही ये सफल रहा। 17 बार आक्रमण करता है, 17 बार ही सफल रहता है। इसका क्या उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करना? तो हम आपको बता देते हैं कि जो इसका गजनी साम्राज्य था, इसे अपनी गजनी साम्राज्य को एक विस्तार मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना था, एक मजबूत साम्राज्य बनाना था। तो उसके लिए क्या इसे धन की आवश्यकता होगी। तो इधर क्वेश्चन आता है, यूपीएससी भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसके उद्देश्य क्या थे। तो यूपीएससी कंडक्ट क्वेश्चन करता है कि क्या इसका उद्देश्य यहाँ पर जो साम्राज्य विस्तार करना होता था, तो नहीं, इसका उद्देश्य यहाँ पर साम्राज्य विस्तार करना नहीं होता है। इसका उद्देश्य यहाँ पर मेन होता है धन प्राप्ति करने का। इसका उद्देश्य मेन होता है धन प्राप्ति करने का, और यहाँ पर आक्रमण सिर्फ धन प्राप्ति के लिए करता है। माना जाता है कि जब वहां से गजनी से आता था तो ऊंटों और घोड़ों के साथ भारत आता था, और यहाँ पर जिस भी क्षेत्र में आक्रमण करता था, जिसके भी विरुद्ध करता था, वहां पर उसकी धन संपदा को लूटकर ऊंटों में भरकर वापस रवाना बहुत जल्दी हो जाता था, ताकि कोई गले में इसका विरोध ना कर पाए। इस प्रकार की कुछ ऐसी इसकी कंडीशन रहती थी। सबसे पहले इसके कुछ युद्ध के बारे में, जो मेन युद्ध है इसकी, उसकी थोड़ी बहुत हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका युद्ध हुआ 1000 में, 1000 ईस्वी में युद्ध किया। कहाँ किया? पंजाब पर, पंजाब के शासक के विरुद्ध, जो कि जयपाल राजा संभाल रहे थे, जयपाल सिंह राजा संभाल रहे थे। कहाँ का? पंजाब का शासन शाही वंश जयपाल राजा संभाल रहे थे, और इसने किया है कि 1000 में सीधा जयपाल राजा से ही युद्ध कर दिया। इसका प्रथम युद्ध था जयपाल के विरुद्ध, प्रथम युद्ध था जयपाल के विरुद्ध, और वहां पर इसकी विजय होती है। वहां पर भी इसकी विजय होती है, लेकिन कुछ ज्यादा सफल नहीं हो पाता है, वापस से अपनी गजनी लौट जाता है।
जस्ट इसका मन नहीं भरा और जस्ट फिर इसे पता चला कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर से साला उस पे से लौटता है और डायरेक्टली 1 साल बाद, यानी बात करेंगे 1001 ईस्वी की, 1001 ईस्वी में सेकंड युद्ध, दूसरा महायुद्ध, तो दूसरा महायुद्ध करता है पंजाब की फिर से जयपाल सिंह राजा के साथ, जयपाल राजा के साथ करता है और राजा फिर से हार जाता है। पंजाब का जो शाही राजा था वो खुद हार जाता है, 2 बार युद्ध में हार जाता है। फिर जब वो हार जाता है तो उसे खुद लगता है राजा को कि अब हमें खुद मौत के अलावा कुछ नहीं है। तो राजा क्या करता है, इन दूसरे युद्ध के बाद जो जयपाल राजा हुए पंजाब के, वो क्या है, अपने आप को सुसाइड रूप में कर लेते हैं और खुद आत्महत्या में अपना शरीर जीवन को खत्म कर देते हैं। यहाँ पर बात करते हैं इसके दूसरे युद्ध की। छठवां युद्ध की बहुत इंपॉर्टेंट है इसका छठवां युद्ध। तो छठवां युद्ध इसका 1008 ईस्वी में आता है, 1008 ईस्वी में छठवां युद्ध आता है। अब छठवां युद्ध आता तो 1008 ईस्वी में, लेकिन इस युद्ध को बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है क्योंकि इसे मूर्ति भंजक युद्ध भी कहते हैं। मूर्ति भंजक युद्ध का हम अर्थ बता दें, मूर्ति भंजक युद्ध का हम अर्थ बता दें कि जो मूर्ति भंजक युद्ध है, इसका अर्थ होता है कि इसने क्या कहा, अभी तो सिर्फ धन संपदा तो लूटता था, लेकिन अब जो क्या है कि हिंदू धर्म की जो कांच की मूर्ति होती है, पत्थर की मूर्ति, उन्हें तोड़ने लगा, अपने साथ ले जाने लगा। हिंदू धर्म में जहां मूर्तियों को रखना अशुभ माना जाता है उस स्थान पर वो मूर्तियों का प्रयोग करने लगा। तो उस 1008 का युद्ध इसका सबसे प्रथम और ऐसा युद्ध माना जाता है कि ये मूर्ति भंजक युद्ध कहने लगा कि साल मूर्ति भंजक है ये पूरा। और कहाँ किया गया, इसने नगरकोटा के विरुद्ध युद्ध किया और वहां पर राज किसका था, तो वहां पर जयपाल के राजा आनंद पाल का राज चलता था उस इलाके में जहां पर इसने युद्ध किया था। छठवां युद्ध होता है इसका। और इसके बाद इसका 12वां युद्ध, इसका 12वां युद्ध 1018, 12वां युद्ध इसका 1018 और 19 ईस्वी में होता है, 1018-19 ईस्वी में होता है। लेकिन कहाँ होता है, ये मथुरा और कन्नौज में होता है। और वहाँ पर राज किसका था, तो पितिहार राजाओं का। तो वहाँ पर युद्ध करता है और वहाँ से भी धन संपदा को लूटकर अपने वापस गजनी लौट जाता है। तो इसका 12वां युद्ध हो जाता है। 12वां युद्ध करने के बाद एक कंडीशन वहाँ पर अप्लाई क्या कर देता है कि 12वें बाद फिर युद्ध होता है इसका 1019 और 20वां युद्ध 10 ईस्वी में, 10-19 ईस्वी में और 20 ईस्वी में इसका फिर से युद्ध होता है। और वो युद्ध कहाँ होता है, तो वो 120 में युद्ध हुआ किसके बदले, चंदेल राजा हुए विद्याधर के साथ इसका विरोध होता है। लेकिन इसमें विद्याधर पूर्ण रूप से अपना युद्ध में पूरा तन-मन लगा देते हैं, यहाँ से इसे सफल नहीं होने देते। और पहला जो इसकी हार होती है वो चंदेल राजा विद्याधर के साथ हार होती है। ये वापस अपने गजनी लौट जाता है, इसके बाद ये 16वां युद्ध था, इसका ये 16वां युद्ध था। इसके बाद इसका ये 16वां युद्ध था। इसके बाद इसका 17वां युद्ध होता है। इसका जो 17वां युद्ध होता है और वो युद्ध होता है इसका गुजरात के पास सोमनाथ मंदिर है जो कि शिव जी का मंदिर है। 1025 में युद्ध करता है, 1025 में युद्ध करता है सोमनाथ मंदिर जो कि सौराष्ट्र में है, गुजरात के पास, अभी गुजरात क्षेत्र में सौराष्ट्र में है सोमनाथ मंदिर जो कि शिव जी का मंदिर था। वहां पर एक युद्ध करता है 1025 ईस्वी में। और वहां से लगभग माना जाता है कि इसने वहां से इतनी ज्यादा धन संपदा लूटी कि इसने अभी तक के युद्धों में कहीं से भी प्राप्ति इतनी नहीं की थी। वहां से इसने 20 लाख दीनार ले गया था अपने साथ और ऊँटों में भर के ले जा रहा था। तो एक कंडीशन क्या होती है कि गली में रास्ते में क्या है, जाटों से इसका मुकाबला हो जाता है। जब इतना धन संपदा लेकर जा रहा था तो जाटों से इसकी युद्ध होती है और वहां पर विरोध चलता है। तो जाट कुछ इसका सामान छुड़ा लेते हैं और वापस इसे क्या करते हैं, वापस इसे गजनी भेज देती हैं। तो फिर भी ये गजनी ले जाता है। अब जब गजनी जाता तो इधर कंडीशन क्या होती है कि इसे लगता है कि हमारा जाटों ने छुड़ाया है तो जाटों से भी हमें क्या है, प्रतिशोध लेना है। किस प्रकार से उससे प्रतिशोध लिया जाए, तो ये 1027 लास्ट और अंतिम युद्ध करता है 1027 में, 1027 ईस्वी में अंतिम युद्ध किया इसने और वो भी जाटों के प्रति, और उसमें विजय हो जाता है।
और उसमें यह क्या हुआ, विजय हो जाता है, वापस गजनी लौटता है। लेकिन जब अंतिम युद्ध करके गजनी लौटा तो इसके जो महल था उसमें तो एक दो कमरा के सोने से भर चुके थे। उस सोने के घर में इसने सोना प्रारंभ कर दिया, उस सोने के मकान में इसने सोना प्रारंभ कर दिया। 24 घंटों उसी सोने को देखता रहता था। ये पागल टाइप का हो गया था, पागल हो गया था। और उसी सोने में ये पागल होने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में। इसकी मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में। तो इधर से बात आते हैं कि 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब भैया इसकी जब मौत हो गई तो इसमें जो अन्य पॉइंट हैं, अब आपको बता दें कि इसके दरबारी था, इधर से कौन बोल रहे कि इसका जो दरबारी हुआ करता था, राज दरबारी, वो कौन था, तो उसका नाम होता है राज दरबारी उत्तवी, जो कि राज दरबारी था जिसका नाम था उत्तवी, जो कि वहाँ का राज दरबार था। मेन पॉइंट था कि गजनी ने भारत में सिक्कों का प्रचलन भी किया था। सिक्कों चलाए थे इसने भारत में, जो कि चांदी के सिक्के थे, चांदी के हुआ करते थे, लेकिन साथ में ही संस्कृत भाषा की उस पर क्या थी, लिपि थी, संस्कृत भाषा की उसमें लिपि थी। तो यहाँ पर हमारा महमूद गजनवी के बारे में हमने पूरी जानकारी डिस्कस की है। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैंने एक कहानी के तौर पे आपको समझाया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं हिस्ट्री में जो मध्यकालीन भारत के अगले टॉपिक में, जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा उसको, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के लिए शेयर भी करूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।